अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। इसमें हम बात करेंगे इकोलॉजी पर। इकोलॉजी हमारा वो तवाज़ुन, हमारी एक वो हुनर जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी के हर मुकाम पर, ज़िंदगी के हर शोबे में एक तवाज़ुन को बरक़रार रख सकें। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है उसका सारा का सारा निज़ाम एक तवाज़ुन के ऊपर कायम है। अगर जो चीज़ उस तवाज़ुन को बरक़रार रखने में हेल्पफुल होती है, कुदरत उस चीज़ के लिए रास्ते हमवार करती है। और कोई भी वो चीज़ जो उस तवाज़ुन को ख़राब करती है, उसके रिदम को ख़राब करती है, उसके तवाज़ुन में किसी भी किस्म का खलल पैदा करती है, तो वो चीज़ कुदरत के कारखाने में कभी भी फ़िट नहीं होती, अपनी जगह नहीं बना सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। कुदरत का पूरा निज़ाम जो है वो पूरे एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ़ में, यानी हम जो भी अचीवमेंट चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम अपने लाइफ़ के जिस भी एरिया पर वर्क करना चाहते हैं, उससे पहले हमें चेक करना है कि हमारी इकोलॉजी बैलेंस है। क्या हम अपने इकोलॉजी को चेक कर सकते हैं और उसे हम इस तरह से देखना कि उसके ज़रिए हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें, यानी हमारी कोई भी कामयाबी किसी दूसरे के रास्ते में रुकावट का बाइस ना बने, तकलीफ़ का बाइस ना बने। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम कुदरत के तवाज़ुन को बिगाड़ नहीं रहे, अदरवाइज़ हम कुदरत के तवाज़ुन में खलल का बाइस बनते हैं और फिर इस खलल को कुदरत कभी भी पसंद नहीं करती। जैसे कि हम देखते हैं कि एनएलपी जो है वो एक ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते हैं। हमारी अक्सर वीडियोस में इस पर डिस्कशन की जाती है, बात की जाती है कि एनएलपी के हवाले से कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दीली ला सकता है। चाहे वो दौलत का हुसूल हो, सेहत का हुसूल हो, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना हो, अपने कारोबार को तरक्की देनी हो, तालीमी मैदान में किसी भी किस्म की नुमाया कारकर्दगी सरअंजाम देनी हो, या फिर अपने बिहेवियर को तब्दील करना हो, अपनी किसी भी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना है, तो उसके लिए हम बहुत ही यकीन के साथ एनएलपी का सहारा ले सकते हैं। अपने एटीट्यूड और अपने रवैयों और अपने एक्शंस और अपनी पर्सनैलिटी को तब्दील करने के लिए एनएलपी की जो खिदमात हैं वो बहुत ही ज़्यादा वसीह हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नताइज इसके जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। जो भी शख्स एनएलपी की टेक्निक्स को इस्तेमाल करेगा अपने ऊपर तब्दीली के लिए, वो और सही तरह से, तो वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएगा। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो कि इससे फ़ायदा ना उठा सके, बशर्ते ये कि वो इनको सही तरह से इस्तेमाल करे। एनएलपी के हवाले से एक बहुत ही ख़ास बात कही जाती है कि कोई भी एक काम अगर दुनिया का कोई एक शख्स कर सकता है तो फिर उसे सब कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई तख़सीस मौजूद नहीं है। हमें देखना है कि हमारा जो भी काम है, हम अपने आदात व मिज़ाज में तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये में तब्दीली लाना चाहते हैं, या हम किसी भी हवाले से अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी भी मुकाम पर अपनी सेहत के हवाले से हम कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें अपना एक टेस्ट करना है कि हम अब किसी भी हवाले से कायनात के निज़ाम को दरहम बरहम तो नहीं कर रहे, हमारी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो इकोलॉजी का जो टेस्ट करते हैं, या इकोलॉजी को जो हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी चेक करें किसी भी काम को करने से पहले, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम ये देख सकें कि हमारे किसी भी काम की वजह से कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस तो पैदा नहीं हो रही है। कायनात के किसी भी काम में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं पैदा हो रही हमारी वजह से। अगर हम फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है जो कि अपने कारोबार में तरक्की चाहता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर वो बहुत ज़्यादा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी जो लगन है उसके अंदर काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसके साथ-साथ उसे देखना है कि अपने काम के नतीजे में, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उसकी जो लाइफ़ है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, उसकी रिलेशनशिप तो उस चीज़ का शिकार नहीं हो रहे कि उसकी वजह से उसके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएँ।
तो या फिर रिलेशन ख़राब होने लग जाएँ, या फिर ये कि उसको इतना टाइम ना मिले कि वो अपने लिए कोई एक्सरसाइज़ का टाइम निकाल सके, अपनी डाइट पर वो तवज्जो दे सके, अपनी सेहत। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी सेहत ख़राब होगी। अगर वो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो उसकी सेहत ख़राब होगी। अगर वो अपने रिलेशंस के ऊपर तवज्जो नहीं देगा तो उसके रिश्ते ख़राब होंगे। तो उसने जो कामयाबी हासिल की वो उसने किस कीमत पर हासिल की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कामयाबी की कीमत हमारे रिश्तों और हमारी सेहत की शक्ल में अदा कर रहे हैं हम, तो ये कामयाबी हमारे लिए कभी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी। ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर हमें इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि हमने अपने बहुत ही कीमती रिश्ते, अपनी सेहत हमने खो दी उस कामयाबी के नतीजे में, जिसकी वजह से हम बाद में तन्हा रह जाते हैं, परेशानियों का शिकार होते हैं। हमारी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है, और फिर ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जब हमें इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमने इतने कीमती रिश्तों से मुंह मोड़ा, हमने अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दी, वो रिश्ते भी फिर हमारी उस तरह से जो एक दिलजोई नहीं कर सकते, या हमारा इस तरह से ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग बनाने का टाइम था उस टाइम पर हम अपने कारोबार को तरक्की देने में मसरूफ़ थे। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि जब भी हम कामयाबी हासिल करना चाहेंगे किसी भी हवाले से, तो वहाँ पर बेहतर तरीका यही होगा कि हमारी जिस्मानी सेहत, हमारी ज़हनी सेहत, और इसके साथ साथ हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो, और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों एट अ टाइम मज़बूत हों, बेहतर हों, और एक साथ ये हमारे लिए मतलब हम इन चारों को एक साथ बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, ताकि हम जब भी अपने आप को पीछे मुड़कर देखें तो हमें ये एहसास ना हो कि हमने कोई चीज़ पीछे खो दी है, कोई ऐसा रिश्ता हमारे हाथों से छूट गया है, या हमारी सेहत चली गई है, या हम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो इस अपनी यानी कि ज़हनी जिस्मानी सेहत की बिना पर अपनी रूहानी सेहत की कीमत पर अगर हम कोई तरक्की या कामयाबी हासिल करते हैं तो ये तरक्की और कामयाबी नहीं है। इसी तरह से हमें बाहर की दुनिया में भी इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे किसी भी फ़ेल की वजह से, हमारे किसी भी अमल की वजह से कहीं दुनिया में किसी किस्म का कोई दुनिया में कोई नुकसानदेह अशिया तो नहीं है जो हमने बनाई हैं, या हमने जो भी ऐसा कोई काम किया जिससे दुनिया को किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़े। जैसे कि एक मेडिसिन ईजाद हुई पेनिसिलिन के नाम से, या फिर उसके जब दुनिया पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होने शुरू हुए तो फिर उसको बंद कर दिया गया, उस पे बैन लगा दिया गया, और उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस बात का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी तरक्की उसी वक्त तरक्की है जब उसकी वजह से दुनिया में किसी किस्म का डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। इसी तरह से कि हम देखते हैं कि हथियार बहुत सारे हमने ईजाद कर लिए, लेकिन उन हथियारों के बलबूते पर जो है वो दुनिया में तबाही ज़्यादा आती है, और लोग जो हैं वो उन तबाहियों का शिकार हो रहे हैं दुनिया से। बहुत सारे लोग ऐसी-ऐसी यानी कि बाज़ औक़ात उनकी ज़िंदगी चली जाती है, बाज़ औक़ात मुख़्तलिफ़ क़िस्म की जिस्मानी माज़ूरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में का बैलेंस ख़राब करती हैं, वो एनएलपी के हवाले से कभी भी उसको तरक्की में मतलब उसको नहीं, ये नहीं कहा जाता कि ये तरक्की है। तरक्की हम उसी वक़्त कहेंगे जब हमारी ज़ात से, हमारे किसी भी अमल से, हमारी किसी भी ईजाद से, किसी भी हवाले से किसी दूसरे के ऊपर बुरे असरात मुरतब ना हों। तो इस बात को हम जब तक ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर हमारा जो एक रुख है कामयाबियों का, वो इस बात की तरफ होता है कि हम कभी भी किसी भी हवाले से किसी दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाने का हम सबब ना बने। हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो भी ज़िंदगी में जो भी कुदरती अनासर हैं वो भी एक इको बैलेंस पर कायम है। उनके अंदर भी एक बैलेंस मौजूद है। इकोसिस्टम कुदरत का एक निज़ाम है। हम जानते हैं कि जो भी दरख्त हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उनकी वजह से हम सांस लेने के काबिल होते हैं। और अगर हम ज़्यादा दरख्त काट देते हैं, दरख्तों को ज़्यादा मक़दार में काट दिया जाता है, जंगलात जिस तरह से कि आजकल हो रहा है कि पूरे पूरे जंगलात जो हैं उनका सफाया किया जा रहा है, और दरख्तों से लकड़ी हासिल करके उनको मुख्तलिफ़ और दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो दरख्त थे ये जंगली जानवरों के लिए एक तरह की कुदरती चरागाहों का भी काम किया करते थे, जिसकी वजह से कुदरती माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है।
माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इसी तरह से जंगली जानवरों की जो जंगली हयात है उसको भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो कुदरत जो है वो उसका पूरा निज़ाम जो है वो एक इकोसिस्टम पर ही कायम है। दरख्तों से ऑक्सीजन हासिल की जाती है, और दरख्त जो हैं उनको बड़ा होने के लिए बारिशों की ज़रूरत होती है। बारिशें उस वक्त होती हैं जब समुंदर का पानी एवपोरेट होता है, ऊपर की तरफ उठता है, भाप बनती है, और उससे फिर वो बादल तश्कील पाते हैं, और वो बादल जो हैं वो बारिशों का सबब बनते हैं। और फिर वो बारिश का पानी जो है वो वापस दरियाओं, आबशारों से होता हुआ समंदर का हिस्सा बनता है, और फिर समंदर में एवापोरेशन होती है, और फिर बादल बनते हैं। यानी पूरा निज़ाम जो है वो इस बैलेंस के ऊपर कायम है। इसमें से भी अगर किसी चीज़ को कम ज़्यादा कर दिया जाता है तो कुदरत के निज़ाम में खलल वाक़ होता है, जिसकी वजह से कुदरती आफ़ात आती हैं। जितने भी ज़लज़ले, तूफ़ान और इस तरह की जो भी कुदरती आफ़ात हैं, उनकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम कुदरत के इस निज़ाम के अंदर खलल पैदा करते हैं। और फिर जब हम इस खलल जो बढ़ जाता है तो फिर जो निज़ाम में एक तरह की एक बिगाड़ पैदा होता है, उस बिगाड़ की वजह से मुख्तलिफ़ कुदरती आफ़ात हमें देखने को मिलती हैं, और उसकी वजह से फिर लाखों जानें ज़ाया होती हैं, बेशुमार उसका हमें ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कामयाबी को इस कीमत पर हासिल करेंगे कि हम कुदरत के निज़ाम में खलल का बाइस बनेंगे, तो उसका ख़मियाज़ा फिर हमें भुगतना ही पड़ता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। एनएलपी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपने आप को, हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाती है कि जब भी हम किसी भी किस्म की तब्दीली लाना चाहें अपने अंदर, तो हर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें जायज़ा लेना है उसके इको सिस्टम का, उसको इको चेक ज़रूर करना है कि हम किसी भी किस्म के बिगाड़ का बाइस तो नहीं बन रहे। इसमें हम जो चेक करेंगे, इसमें एक चेक किया जाता है इंटरनल इकोलॉजिकल चेक। इसका ताल्लुक़ हमारे अंदरूनी मामलात के साथ होता है, यानी हमारी अपनी जो ख़यालात हैं, हमारी सलाहियतें हैं, हमारे अक़ाइद और हमारे नज़रियात हैं, हमारा जो भी तर्ज़ अमल है, हमारी हिकमत अमली है, हमारे जो भी फ़ैसले हैं, हमारे जो भी मक़ासद हैं, हमारे गोल्स हैं, उनको मुरतब करते हुए मजमूई तौर पर हम पूरी उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि इस अमल का हमारे जो इंटरनल, उसकी वजह से मतलब हम उसका इंटरनल इकोलॉजिकल चेक हम ये कहलाता है कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे अंदर कोई भी मनफी ख़यालात तो जन्म नहीं ले रहे। इसकी वजह से, हमारे इस काम की वजह से कहीं भी मुआशरे में कोई मनफी रुझान तो पैदा नहीं हो रहा। कोशिश ये की जाती है कि ख़ास तौर पर इस बात का ख़्याल रखा जाए कि जो भी काम किया जाए, हमारे जो भी ख़यालात हों, हमारे अफ़कार हों, हमारे जो भी मक़ासद हों, हमारे जो भी नज़रियात और अक़ाइद हैं, उनका कहीं पर भी मनफी असरात मुरतब ना हों, उनकी वजह से मुस्बित असरात पैदा हों, और उस मुस्बित असरात की वजह से हम मुआशरे के अंदर कोई भी ऐसा काम कर सकें जो कि फ़लाह का बाइस बन सके। हमारे, अगर हम यानी कि मनफी ख़यालात हमारे अंदर जन्म लेने लगेंगे, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि हमारी नींद ख़राब होगी, हमारे अंदर इंटरनल एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नेगेटिव जो एक सेल्फ़ टॉक शुरू हो जाती है, नेगेटिव इंटरनल सेल्फ़ टॉक होती है, जिसकी वजह से हम अपनी ही ज़ात को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि हमारे जो भी अग़राज़ व मक़ासद हैं, वो हमें इंटरनली वीक ना करें, हम उसके अंदर कोई भी मनफी पहलू ना हो, सोच में मनफी पहलू ना हो। इसी तरह से सेकंड नंबर पर हम चेक करते हैं एक्सटर्नल इकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, एक्सटर्नल इकोलॉजिकल चेक किया जाता है। और इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हमारा जो भी तर्ज़ अमल है, हमारे फ़ैसले हैं, हमारे जो भी मक़ासद हैं, उसकी वजह से बैरूनी निज़ाम जो है उसमें किसी किस्म का खलल वाक़ ना हो। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर किसी भी किस्म का उससे कोई खलल पैदा ना हो, हम किसी भी हवाले से तबाही का बाइस ना बने। जैसे कि गैर ज़रूरी धुआँ हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ क़स्म के ऐसे कोई भी काम जिसकी वजह से हम बैरूनी तौर पर नुकसान का बाइस बनें। कोई भी हमारी मुलाज़मत हो, हमारा कारोबार हो, हमारा कोई भी काम हो, उसकी वजह से माहौल के ऊपर जो है वो मुज़र सेहत जो एक असरात हैं वो मुरतब ना हों। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है कि हम मुआशरे में किसी भी किस्म के बिगाड़ का बाइस ना बने। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हम जो हैं वो एक बाहमी एक तवाज़ुन बरकरार रखने की हम कोशिश करें। हमारी किसी भी सोच के अंदर, हमारे किसी भी अमल के अंदर ख़ुदगर्ज़ी शामिल ना हो। जब हमारे अंदर ख़ुदगर्ज़ी होती है तो हम अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं, और दूसरों को ये नुकसान पहुँचाने का मतलब क्या है
کہ ہم ایکولوجیکل جو ٹیسٹ ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم اس میں معاشرے میں ڈسٹربنس کا باعث بن رہے ہیں. اس کو ہمیں چیک کرنا ہے، ایکولوجیکل ٹیسٹ ہمیں اپنا کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے کوئی بھی عمل جو ہے وہ کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا باعث تو نہیں بن رہا، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا گھر خراب ہو، اس کی کاروبار میں کسی قسم کی اس کو نقصان اٹھانا پڑے، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یعنی ہر حوالے سے ہمیں چیک کرنا ہے کہ بیرونی طور پر جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی، ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا، کہیں پر بھی ہمارا طرز عمل ان کے لیے کسی پرابلم کا، کسی پریشانی کا باعث تو نہیں بنتا. تو اس چیز کو ہمیں بہت دھیان کے ساتھ چیک کرنا ہے. تب ہم NLP کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ہر کامیاب شخص جو ہے وہ اس چیز کو، اس بیلنس کو ضرور چیک کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے کسی بھی قسم، اس کی زندگی سے، اس کے کسی بھی کام سے، اس کے کسی بھی عمل سے معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہو. اس کا جو ایک قاعدہ کہہ لیں، اس کا کلیہ کہہ لیں، اس کا جو ایک بیسک رول کہہ لیں کہ کیسے ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں ہم اپنی کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہم سوالات کرتے ہیں اپنے آپ سے، اور ہم انہیں نوٹ کرتے ہیں، ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے. اسے ایکولوجی چیک کرنے کے لیے جو مناسب ترین سب سے زیادہ وقت ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے، جب ہم سونے سے پہلے ہم اپنے یہ سوالات اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ذہن میں ان سوالات کو دہرائیں، اور تاکہ ہمارا لاشعور بھی ان سوالات کو اپنے مطلب ہمارے لاشعور میں اس کو جگہ مل جائے اور ہم اس بات کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا لاشعور جو ہے وہ جس بھی چیز کو قبول کر لیتا ہے ان چیزوں کو پھر ہمارے لیے حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ان سوالات کا ہم جواب تلاش کریں گے، اپنے آپ سے پوچھیں گے ہم ان سوالات کو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری وجہ سے ہم کائنات کے توازن میں کسی قسم کا خلل تو پیدا نہیں ہو رہا. اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میرے اس عمل کے وسیع تر نتائج کیا ہوں گے. پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کیا رزلٹ حاصل ہوگا، ہم کیوں کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں. کیوں کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں اس کام کو کیوں کر رہی ہوں، میں اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے، میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے اگر میں یہ تبدیلی پیدا کروں تو کیا اس سے مجھے حاصل ہوگا، اور مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور مجھے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی ممکنہ جو فوائد اور نقصانات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے، ہم غور کریں گے اس بات پر کہ اس سے ہم کیا کھوئیں گے اور کیا پائیں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم فائدے کو حاصل کریں اور نقصان سے ہمیں بچانا چاہتا ہے اور فوائد کو ہمیں دینا چاہتا ہے. تو ہم جب اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو ہم پر یہ چیز واضح ہوگی کہ ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے، کیا فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں اس سے، تاکہ ہمارا ذہن ہمیں فوائد کو سمجھنے کے بعد ان فوائد کے حصول کو ہمارے لیے ممکن بنائے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اگر میں یہ تبدیلی پیدا کروں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. کیا یہ اس قابل ہے نہیں کہ میں جو تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہوں کیا یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے میں ورکنگ کروں، اس کے لیے میں محنت کروں، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا. یعنی جب میرا ذہن اس چیز کی طرف جائے گا کہ مجھے اس سے گین کیا ہوگا، مجھے اس سے ملے گا کیا، تو میرا دماغ مجھے اس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ لے کر جائے گا اور اس کام کو میرے لیے زیادہ سے زیادہ آسان بنائے گا. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو چیز ہمارے کریٹ ہو رہی ہے وہی ہماری زندگی کی ریالٹی کو تخلیق کرے گی. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ اس تبدیلی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، کس قیمت پر میں اس تبدیلی کو حاصل کر رہی ہوں. یعنی میں جو بھی ورکنگ کر رہی ہوں، جو بھی کام ہے میں نے جو بھی اپنا کوئی گول سیٹ کیا ہے اسے اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہی جیسے ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس کی قیمت مجھے اپنے رشتوں کی شکل میں، اپنے تعلقات کی شکل میں تو ادا نہیں کرنی پڑ رہی، اپنی صحت کی شکل میں تو ادا نہیں کرنی پڑ رہی. میں اس کام کو اتنے زیادہ اسٹریس میں تو نہیں کر رہی کہ اس کی وجہ سے میری راتوں کی نیند خراب ہو جائے اور میں جو ہے میری صحت خراب ہو جائے، میری مختلف یعنی جسمانی طور پر مجھے مختلف اثرات میرے جسم کے اوپر مرتب ہوں یا میرے رشتوں کے اوپر مرتب ہوں. تو ان سوالات کے جب ہمیں واضح جوابات ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایک گول واضح ہوتا ہے، زندگی کا ایک مقصد واضح ہوتا ہے اور ہم اس کام کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں.
اس کے بعد جو ایک سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 4 ہے، میری موجودہ حالت کے اچھے پہلو کیا ہیں؟ اپنی پسندیدہ تبدیلی کو پیدا کرتے ہوئے میں ان اچھے پہلوؤں کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہوں؟ یعنی ابھی میں جس بھی پوزیشن پر میں ہوں، میرے اندر جو بھی عادات و اطوار موجود ہیں، ان کو میں کس طرح سے مطلب اس اپنی تبدیلی کے لیے میں ان مثبت اپنی جو سوچ ہے میری، مثبت میرے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ان کو میں کیسے اپنی کامیابی کے لیے مؤثر بناؤں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال ہے کہ میری تبدیلی کا دوسروں پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ یعنی میں اپنے اندر جو تبدیلی چاہتی ہوں، اس کی وجہ سے دوسروں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، کسی دوسرے کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کشمکش تو میرے اندر موجود نہیں ہے، مطلب میں پوری طرح سے اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ کسی قسم کا کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ نیگیٹیوٹی میرے اندر موجود ہو، یا ایک جو ایک چپقلش ہوتی ہے، ایک خلفشار ہوتا ہے کہ ہاں اور نہیں والی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی میری کیفیت تو نہیں ہے۔ میں اس کو کام کو کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہوں، اپنے دل سے میں اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم دل سے کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، تو ایک انسپریشن کی انرجی ہمارے اندر سے بیدار ہوتی ہے، اور یہ وہ انرجی ہوتی ہے جو ہمارے اندر ایک لگن پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، ایک آگ سی لگا دیتی ہے ہمارے اندر کہ جب تک ہم اس چیز کو اچیو نہ کر لیں، حاصل نہ کر لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہم اس کام کو کرنے کی ایک دھن ہمارے پر سوار ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہم بیرونی طور پر موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ 2 یا 3 دن کے لیے ہم اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر ہم واپس سے ہمارا کانشیس مائنڈ کی جو میموری ہے بہت شارٹ ہے، لیکن اگر ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر سب کانشیس مائنڈ ہمارے لیے خود ورکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ہم اسے کوئی گول دے دیتے ہیں، کوئی کام دے دیتے ہیں، اور وہ اسے اچیو کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم کتنے مخلص ہیں، کتنے زیادہ آمادہ ہیں۔ اگر ایک نہیں اور ہاں والی ہمارے اندر ایک کیفیت ہوگی تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک بیزارگی اور انزائٹی آئے گی، اور ہم اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم دل لگا کر محنت سے پراپر طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت دھیان کے ساتھ سمجھنی ہیں کہ جب ہماری ایکولوجی سیٹ ہوتی ہے، ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل، ہم دونوں طرح سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل، دماغ اور ہماری روح ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اور ہمارا دل مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متوازن ہو جاتے ہیں، ایک بیلنس قائم ہو جاتا ہے، ایک جس کو کہ کہا جاتا ہے ایک ردھم بن جاتا ہے، ایک توازن بن جاتا ہے، اور ہماری جو پوری ہمارا ذہن ہے، ہمارا دل ہے اور ہمارا دماغ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں۔ یہی الائنمنٹ ہے جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہتا ہے، ہمارے باڈی کے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں، تو ہم کبھی بھی کامیابی کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے، اس کامیابی کو ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اندر اور باہر سے ایک نہیں ہو جاتے، کامیابی کو حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اندر اور باہر سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سے قول و فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، کامیابیوں کا حصول ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ایکولوجی کو ڈیفائن کیا، ڈسکس کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور میں ان تمام لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، اور جو پہلی بار دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور جو ہمارے لیے کامنٹس کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کا، ان سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔